नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावी कार्यक्रम की आज घोषणा होने वाली है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है और इसके लिए चुनाव आयोग आज दोपहर 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जहां चुनावी कार्यक्रम की घोषणा होगी। बता दें कि इन तीनों विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। तो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसके चलते तमाम जो सरगर्मियां हैं वो तो तेज हैं ही। अब चुनाव आयोग ने भी तारीखों का आज ऐलान करने वाला है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग आज दोपहर 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जहां चुनावी कार्यक्रम की घोषणा होगी। 3 विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। खबर ग्वालियर से, जहां बर्थडे सेलिब्रेशन में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। युवकों ने राइफल से चलाई गोली, हथियार के साथ केक काटने का वीडियो भी पोस्ट किया। वायरल पोस्ट, पुलिस कर सकती है कार्रवाई। तो ये देखिए कि जहां बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था और इस दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जो कि गलत है। हर्ष फायरिंग पर पूरी तरीके से पाबंदी है। और दूसरा, हथियार के साथ केक काटने का भी वीडियो पोस्ट किया गया। देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं, पूरा वीडियो सामने आया है जहां पर हथियार के साथ केक काटा गया और वीडियो भी अपलोड किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां बर्थडे सेलिब्रेशन में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। अब चूंकि हर्ष फायरिंग पर पूरी तरीके से रोक है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। और संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुशील, हर्ष फायरिंग पर तो पहले भी रोक है, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, हर्ष फायरिंग का एक और ताजा मामला सामने आया है। ग्वालियर जिले के डबरा इलाके का है पूरा घटनाक्रम है। 2 दिन पहले यहाँ एक जन्मदिन मनाया गया युवक के द्वारा और उसमें बाकायदा हथियार रखे केक काटे गए और उसके बाद जो है जो लाइसेंसी राइफल थी उससे फायरिंग भी की गई है और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर अपलोड भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये जो कहीं न कहीं हथियारों का दुरुपयोग है, जिसमें न सिर्फ आईटी एक्ट का उल्लंघन है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस के लिए भी चुनौती है, क्योंकि जो हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी इस तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। तो अब पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है इसमें। बिल्कुल, क्या कोई एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में? देखिए, अभी एक सोशल मीडिया अकाउंट की थ्रू ये वीडियो जो है पोस्ट किया गया है और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखना यही है कि पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर क्या इसमें कार्रवाई करती, तस्दीक करती, क्योंकि जिस अकाउंट होल्डर ने ये वीडियो पोस्ट किया है उसके जरिए ही पुलिस उस तक पहुंच सकती है। तो अब निश्चित तौर पर अब चूंकि वायरल हुआ है तो अब पुलिस इस मामले में जांच करेगी और वीडियो पोस्ट करने वाले से पूछताछ करके इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेगी और अगर इसमें तस्दीक होती है जल्दी तो पुलिस इसमें मामला दर्ज करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। तो मामला दर्ज किया जाएगा इसमें और हो सकता है कि पुलिस कुछ एक्शन ले। खबर गुना से, जहां आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन, 500 से ज्यादा लोगों ने मधुसूदनगढ़ भोपाल हाईवे पर जाम लगा दिया। बीपीएल के तहत गांव में मिलने वाली बिजली कटने का विरोध किया गया। कई महीनों से अंधेरे में जीवन गुजारने का आरोप ये लगा रहे हैं। तो आप देखिए कि भोपाल जाने वाले हाईवे पर जाम लग गया है। बीपीएल के तहत जो बिजली मिल रही है, मिलने वाली बिजली कटने का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण और कई महीनों से अंधेरे में जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। तो देखिए, जहां पर बिजली काटे जाने के विरोध के चलते लोग सड़क पर उतर आए, विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि काफी समय से यहां पर बिजली नहीं है। 500 से ज्यादा लोगों ने मधुसूदनगढ़ भोपाल हाईवे पर जाम लगा दिया है। बीपीएल के तहत गांव में मिलने वाली बिजली कटने का विरोध जता रहे हैं। कई महीनों से अंधेरे में जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं और इनका ये कहना है कि बिजली न होने की वजह से कई सारे कामकाज भी प्रभावित होते हैं। जाम लगा दिया गया है, हालांकि पुलिस भी मौके पर है
और संवाददाता विजय जोगी जुड़ गए हैं। विजय, 500 से ज्यादा लोग भोपाल हाईवे जाम कर चुके हैं। आप क्या कोई समस्याएं सुनने वाला प्रतिनिधि यहां पर पहुंचा? जो है वो ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी मांग है कि बिजली इनके गांव में काफी लंबे समय से जो बीपीएल की बिजली सप्लाई होना थी वो अभी तक इनको नहीं मिल पाई है। करीबन 2 महीने से ये लोग अंधेरे में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इसी से को लेकर ये नाराज दिखे। जो आज इनका गुस्सा जो है सामने आया है, मधुसूदनगढ़ के पास जो गुना और विदिशा का जो जिला, जो दोनों जिलों के जो बॉर्डर जोड़ती है, वहां पर इन्होंने जाम लगाया है और फिलहाल प्रशासन इनको समझाने की कोशिश कर रहा है। जी रेणु। जी बिल्कुल, प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहे, लेकिन बात वही है कि पिछले कई समय से, बीते साल कोरोना के कारण, माफ कीजिएगा, बीते कई समय से यहाँ पर बिजली है नहीं और कई महीने हो चुके हैं। कई बार ये लोग विरोध भी कर चुके हैं। पहले क्यों इनकी समस्याएं नहीं सुनी गई? ये तो सभी को मालूम है कि यदि बिजली नहीं होगी तो इससे कितने कामकाज प्रभावित होते हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। विजय, करीबन 200 लोग जब इकट्ठा हुए तो करीबन ये मानिए कि 100 परिवार ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाते होंगे, उनकी पढ़ाई भी इससे प्रभावित होती होगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रशासन इनको मनाने में कामयाब हो पाता है। जिला प्रशासन मनाने में कामयाब हो रहा है कि इनकी मांगे पूरी करने के लिए भी तैयार है? देखिए रेणु, अभी तक मांगे पूरी होने को लेकर बातचीत प्रशासन कर रहा है इन ग्रामीणों से कि किसी तरह से विद्युत विभाग इस जो बिजली काट रखी है इसको बहाल कर दे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ निर्णय जो है विद्युत विभाग का। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि रह गया विजय, कि बिजली काटी क्यों गई? देखिए रेणु, करीबन ये बताया जा रहा है कि कुछ बीपीएल के जो डीपी थी उस पर कुछ बकाया जो है प्रशासन जो सरकार देती है वो शुल्क नहीं दिया गया, जिसके चलते विद्युत विभाग ने जो है वहां से डीपी उतार ली, जिससे ये घर प्रभावित हुए हैं और इनको ये खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि बात की जाती है कि बिजली सप्लाई की जा रही है गरीबों को, लेकिन यहाँ पर भुगतान ही नहीं किया गया और यही कारण है कि आज ग्रामीणों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विजय। तो आप देखिए, बीपीएल के अंतर्गत बिजली मुहैया कराई जानी थी, लेकिन भुगतान न होने की वजह से अंधेरे में ग्रामीण है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर, गणतंत्र मेला कराने की मांग पर सारंगढ़ बंद। मांग के समर्थन में सारंगढ़ बंद किया गया। 26 जनवरी से 9 दिनों तक लगता है मेला। बीते साल कोरोना के कारण नहीं हुआ था आयोजन, हालात सामान्य होने के बाद मेला लगाने की मांग की गई। साल 1954 से हो रहा है मेले का आयोजन, तो 1954 से लगातार मेले का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस बार 26 जनवरी से 9 दिनों तक जो मेला लगता है, बीते साल कोरोना के कारण आयोजन नहीं किया गया था। अब चूंकि हालात सामान्य हैं तो मेला लगाने की मांग की जा रही है और इसके चलते सारंगढ़ बंद किया गया है। मांग के समर्थन में सारंगढ़ बंद किया गया है। खबर सारंगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां पर गणतंत्र मेले की मांग की जा रही है। और हरपाल सिंह खूंटे जुड़ गए। हरपाल सिंह, गणतंत्र मेला कराने की मांग की जा रही है और इसके चलते सारंगढ़ बंद का आह्वान भी किया गया है। क्या कोई निष्कर्ष निकला, कोई रास्ता निकला कि मेला कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा? जी रेणु, अभी बताना चाहूंगा आपको कि सारंगढ़ बंद का असर देखने को मिल रहा है और स्थानीय प्रशासन अभी तक जो है जो मेला आयोजक समिति है उनके पास किसी भी तरह की बात करने के लिए अभी तक पहुंची नहीं है। लिहाजा अभी भी जो सारंगढ़ है वो पूरी तरह से बंद है। सारंगढ़ शहर का एरिया जो है पूरी तरह से सभी दुकानें बंद है और जो व्यापारी हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है और मेला आयोजक समिति के आह्वान पर पूरे सारंगढ़ को बंद कर दिया गया। बता दें, जो सारंगढ़ का ऐतिहासिक गणतंत्र मेला होता है वह 1954 से लेकर अभी तक होते आ रहा है और जो बीते कुछ साल में कोरोना की वजह से यह प्रभावित रहा, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि मेला फिर से हो और जो गणतंत्र की यादें हैं, जो लोग इस मेला को जुड़े हुए हैं, इस मेला से जुड़े हुए हैं और जिनको रोजगार मिलती है और जो इसकी मान्यता को जानते हैं, वो लोग काफी इससे जुड़े हुए हैं इससे जो है मानसिक रूप से। और जो बता दूं कि जो सारंगढ़ का क्षेत्र है वो राजशाही परिवार इस मेले से लगातार जो है इस जो जमीन है जहां पर मेले होती है वह भी कुछ विवादित रहा, लेकिन अब सारा विवाद समाधान हो चुका है। उसके बाद लगातार मेला होते आ रहा है। क्षेत्रवासी इस मेले का आनंद लेते हैं और ये गणतंत्र मेला अपने आप में ये खास रहता है, सारंगढ़ ही नहीं
और जो सारंगगढ़ के क्षेत्र हैं उनमें काफी प्रसिद्ध है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा कोरोना का बहाना लगाकर या कोरोना के जो बढ़ते प्रकोप के बता करके इस मेला का आयोजन न कराया जाना, इससे जो स्थानीय वहां के मेला आयोजक समिति है वो काफी नाराज है। इसीलिए उन्होंने आज जो है पूरे दिन सारंगगढ़ बंद करने का फैसला किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरपाल तमाम जानकारी के लिए। तो यही नाराजगी है कि सारंगगढ़ बंद करने का फैसला लिया, हालांकि इसका असर भी देखने को मिल रहा है। खरगोन से खबर है, गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। गायत्री मंदिर के पीछे खेलने के दौरान ये हादसा हुआ। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने जब तलाश की तो पता चला कि गड्ढे में तैरते हुए शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। ऊन थाना क्षेत्र के मोठापुरा की घटना सामने आई है। संवाददाता आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, एक दर्दनाक घटना सामने आ रही है, 3 मासूम बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। पूरा मामला बताएं। रीनू, मैं बताना चाहूंगा कि ये ऊन थाना क्षेत्र है, वहाँ पे एक मोटापुरा गांव है। मोटापुरा गांव में गायत्री मंदिर के पीछे एक पानी की टंकी बनी हुई है, उसके पास ही एक गड्ढा है। संभवतः किसी निर्माण के लिए ये बनाया गया होगा और उसमें जो पानी की टंकी का पानी गड्ढे में भर जाता है। इस दौरान ये तीनों बच्चे, जिनकी उम्र बताई जा रही है 11 और एक 9 साल का बच्चा और एक 7 साल का बच्चा है। ऐसा अभी जो खरगोन के एसपी धर्मवीर सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई और धर्मवीर सिंह ने बताया कि ये तीनों मासूम बच्चे अपने घर से खेलने निकले थे और खेलने के दौरान ये टायर जो होता है, ट्यूब टायर, उसमें गड्ढे में उससे प्रैक्टिस कर रहे थे या खेल रहे थे और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। संभवतः पहले एक जो बच्चा है वो डूबा होगा और उसके बाद उसको बचाने के चक्कर में तो तीनों मासूमों की मौत हुई है। गांव में पूरी तरीके से मातम छा गया है। हालांकि इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से पुलिस अधीक्षक जो धर्मवीर सिंह ने उन्होंने लिया है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होगी। गड्ढा जो बनाया गया था, अगर इसमें कोई दोषी है, कोई एजेंसी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो दर्दनाक हादसा हो, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आ रही, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ था और पानी भरे होने की वजह से बच्चों की डूबने से मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे बड़े गड्ढे खुले छोड़े क्यों जाते हैं? आशुतोष, पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कितने बड़े बड़े ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब कई बार बच्चे 4-4 दिन के बाद रेस्क्यू के बाद निकाले जाते हैं या फिर उनकी सांस थम चुकी होती है, उसके बावजूद क्यों नहीं सीख ली जाती कि भाई बड़े गड्ढे नहीं छोड़ने आपको खुले, ताकि उसमें पानी भरे, फिर कोई हादसा हो, फिर परिजन रोएं और ऐसी खबरें सामने आए? क्यों नहीं रोक लग पा रही ऐसी हरकतों में? बिल्कुल रीनू, आप सही बोल रही है, बड़ी लापरवाही। इसी लापरवाही को लेकर गंभीरता से पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले को लिया। उन्होंने कहा इसकी जांच होगी, विवेचना होगी, अगर इसमें कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार ये तीनों बच्चे जिनके नाम बताए जा रहे, विक्रम, वंश और प्रीतेश, ये तीनों मासूम बच्चे थे और तीनों ही मासूम बच्चे खेलने गए थे और खेलने के दौरान लापरवाही के चलते ये एक बड़ा हादसा हुआ है। रीनू जी, लापरवाही तो हुई है। कितने छोटे ये बच्चे हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आया कि शायद गड्ढे के आसपास खेलना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, जान पर आ सकती है? और जैसा कि आप बता रहे हैं, टायर का ट्यूब लेकर वहां पर खेल रहे थे, क्या तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पे? बिल्कुल रीनू, संभवतः तैरने की प्रैक्टिस ही कर रहे थे। जैसे हमारी बातचीत हुई है, ग्रामीणों से बातचीत हुई, परिजनों से बातचीत हुई कि वो घर से खेलने निकले थे और टायर लेके निकले थे। जब वो घर पहुंचे नहीं है तो परिजन वहां पे पहुंचे और परिजनों ने जब उनकी तलाश की, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जब तीनों के शव मिले तो हड़कंप मच गया। तो ये जो पानी का गड्ढा था उसमें डूबने से इन तीनों की मौत हुई है और परिजनों के अनुसार भी यही है कि वो घर से खेलने निकले थे और खेलने के दौरान ये हादसा हुआ है। क्या और भी कुछ डिटेल में जानकारी बच्चों की मिल पाई है? कितने साल के बच्चे हैं, कितने छोटे मासूम हैं? रीनू, मैं बताना चाहूंगा कि ये 3 मासूम है, एक जिनकी उम्र, अभी जो एसपी धर्मवीर सिंह है उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि एक बच्चे की उम्र 11 वर्ष है, एक बच्चे की 9 वर्ष है, एक बच्चे की 7 वर्ष, मतलब तीनों मासूम बच्चे थे और तीनों जो है एक ही गांव के परिवार बच्चे थे। और ये भी प्रारंभिक रूप से जानकारी आ रही कि सब जो है रिश्तेदार भी हैं। तो मतलब कुल मिलाकर गाँव में जो है पूरी तरीके से मातम और छा गया है और परिजनों का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि मासूम बच्चों की मौत कहीं ना कहीं एक दर्दनाक घटना खरगोन जिले के मोठापुरा में हुई है। रीनू, अच्छा, तो क्या किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से गड्ढा खोदा गया था जिसे भरा नहीं गया, या फिर जिसके ऊपर कोई परत नहीं लगाई गई ताकि ऐसे हादसे ना हो?
रीनू, ये प्रारंभिक जांच का विषय है। पुलिस जांच में जैसे एसपी धर्मवीर सिंह से हमारी बातचीत हुई तो उनका सीधा और साफ स्पष्ट कहना है कि ये जो पानी का गड्ढा था, पहले जिस प्रकार से खबर आ रही थी कि ये कुआं है, लेकिन कुआं नहीं है, पानी का गड्ढा है और वो पानी की टंकी के पास ही बना था। तो ये इसकी पूरी जांच और विवेचना होगी और उसी के बाद पता लगा कि किस निर्माण एजेंसी या किस विभाग ने इस गड्ढे को बनाया था। बिल्कुल, और ये बहुत अहम है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई भी गड्ढे खुले ना छोड़े जाएं। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर ग्वालियर से, जहां बदमाशों के हौसले आसमान छूते जा रहे हैं। इसका सीधा उदाहरण ग्वालियर से आई इस तस्वीर से है, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह 4 बदमाश एक युवक को बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीट रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि चारों बदमाश पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर हैं और पहले भी इन्हीं बदमाशों ने पिटाई की वारदात को अंजाम दिया था, उसका भी वीडियो सामने आया था और अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे और एक बार फिर से मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है। तो पुलिस के हाथ खाली हैं। पीटने वाले बदमाशों की बेखौफी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तो ये वारदात को अंजाम देते हैं, मारपीट करते हैं, उसका वीडियो बनवाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर वायरल भी करते हैं। तो वहीं खंडवा में छेड़खानी के आरोपी की पिटाई का मामला सामने आया। भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवती से छेड़खानी कर रहा था युवक और कोतवाली थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला खंडवा का है और आप ये देखिए कि इस मामले में और भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जहां पर जो लड़का आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये एक मुस्लिम लड़का है जो अपने आप को हिंदू बताकर एक लड़की से दोस्ती करता है और उसके बाद जब दोस्ती बढ़ जाती है उसका वीडियो वायरल करने की उसको धमकी देता है और उसको परेशान करता है। पूरे मामले का जब खुलासा होता है तो कुछ लोग जिन्हें इस बात की जानकारी मिलती है इसे पकड़ते हैं, इसकी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत क्या थी, सीधे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि ऐसी हरकतें बार बार देखने को मिलती हैं, ऐसे मामले बार बार संज्ञान में आ रहे हैं जब मुस्लिम लड़के हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं और कई सारे मामले ऐसे पहले भी सामने आ चुके हैं। तो देखिए, हम आपको 2 तस्वीरें लगातार दिखा चुके हैं जहां पर ग्वालियर में लगातार मारपीट की खबरें सामने आई हैं, वारदातें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर 4-5 युवक हैं, बदमाश हैं, जो कि 2 युवकों की जमकर पिटाई करते हैं और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई खौफ नहीं कानून का, न पुलिस प्रशासन का। डंके की चोट पर मारपीट करते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपना खौफ फैलाने के लिए इस वीडियो को वायरल भी करते हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं इन्हीं के माध्यम से की जा चुकी है और जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि इन्होंने फिर से ऐसी घटना को अंजाम दिया। दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर खंडवा में कानून के बेखौफ होने का पूरा मामला है। आम जनता, यहां पर कुछ युवक हैं जो कि इस लड़के को पीट रहे हैं। लड़के की भी गलती है लेकिन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, पुलिस खुद कार्रवाई करेगी। और खबर रायपुर से, सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा हमला, ट्वीट कर कहा भाजपा ने भी खूब रिकॉर्ड तोड़े हैं। रिकॉर्ड टूट रहे हैं लेकिन सिर्फ घोटालों के। नान घोटाला, प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर, चिटफंड, पनामा घोटाला, रिकॉर्ड अब भी टूट रहे हैं। किसान धनवान बन रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला किया और आप ये देखिए कि लगातार से हम इन दिनों तंज भरे लहजे में भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं और रिकॉर्ड टूटने के मामले में उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड टूट रहे हैं लेकिन सिर्फ घोटालों के, जैसे कि नान घोटाला हो गया, प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर, चिटफंड, पनामा घोटाला। और उनका यह भी कहना है कि रिकॉर्ड अब भी टूट रहे हैं कि किसान धनवान बन रहा है। राजनांदगांव में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान आया। मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, टीएस सिंहदेव का ये बड़ा बयान। बाकी भविष्य में राजनीति क्या रंग लेती है नहीं पता। तो आप देखिए, एक तरफ तो मंत्री टीएस सिंहदेव ये साफ कर रहे हैं कि वो बीजेपी में कभी नहीं जाने वाले और दूसरी तरफ उनकी जो लाइन है, बाकी भविष्य में राजनीति क्या रंग लेती है नहीं पता।
ये जरूर संदेहास्पद लग रही है, क्योंकि इस तरीके के बयान यदि सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कई सारे अटकलें फिर जोरों शोरों से उठने लगती हैं। बीजेपी कभी नहीं जाऊंगा, मतलब एक ये यहाँ भी आप लोग शायद उस बाबत पूछ रहे होंगे। मेरी व्यक्तिगत जो विचारधारा है, मेरी जीवन की जो फिलॉसफी है, मेरे जीवन का जो दर्शन है, वो मुझे बीजेपी के साथ कभी नहीं जोड़ सकता। तो बीजेपी में कभी नहीं जा सकता। शेष राजनीति क्या रास्ता लेती है वो भविष्य में तय होगा। कोई अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं, बहुत पैसे लगते हैं। और खबर बिलासपुर से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। कचरे में फेंकी मिली बड़ी मात्रा में दवाइयां। रतनपुर क्षेत्र के मणिकंचन केंद्र के पास का पूरा मामला। आयरन समेत सिरप और कई दवाइयां फेंकी मिली हैं। कल भी फेंकी मिली थी दवाइयां। और आप ये देखिए कि लगातार ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। जब जो दवाइयां ग्रामीणों को बांट दी जानी चाहिए, लोगों के इस्तेमाल में होनी चाहिए, वो दवाइयां फेंक दी जाती हैं कचरे के ढेर में। और उसके बाद जब दवाइयों का खुलासा होता है, जानकारी निकलती, तो पता ये चलता है कि दवाइयों का इस्तेमाल जहां होना चाहिए था वहां तो नहीं हुआ, लेकिन इन्हें फेंक जरूर दिया गया। तो पूरा मामला बिलासपुर का है। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कचरे में फेंकी मिली बड़ी मात्रा में दवाइयां, जिसमें आयरन समेत सिरप और कई दवाइयां फेंकी मिली है। कल भी फेंकी हुई दवाइयां मिली थी। रतनपुर क्षेत्र के मणिकंचन केंद्र के पास का पूरा मामला है। खबर बिलासपुर से है। स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो कचरे के ढेर में दवाइयां मिली हैं और कल भी ऐसी दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया था, जब बहुत सारी दवाइयां एक साथ कचरे के ढेर में डंप करने की कोशिश की गई थी। संवाददाता विनोद जुड़ गए। विनोद, कल भी ऐसे ही मामला सामने आया था, आज भी बड़ी मात्रा में दवाइयां मिली हैं जिन्हें फेंक दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्या कुछ एक्शन इस पर? कोई एक्शन नहीं है रीनू। अगर एक्शन होता तो ये दूसरे दिन भी ये लगातार सिलसिला जारी है, उसका सिलसिला रुकता। लेकिन जिम्मेदार जो है वो पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और ये बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये दवाई जो है वो जिंदा है, यानी अभी इनकी एक्सपायरी नहीं हुई। और अगर एक्सपायरी होती भी है तो इस तरह से खुले में नहीं फेंका जाता, बाकायदा उन्हें नियम है कि डिस्पोज किया जाता है किसी गड्ढे में। लेकिन लगातार 2 दिनों से ये सिलसिला जारी है। कंचन मणि केंद्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर की इस तरह की दवाएं, जिसमें की कफ सिरप भी शामिल है, कुछ आयरन की गोलियां हैं और करीब जो जीवन रक्षक गोलियां होती, जो स्वास्थ्य के लिए सरकार की योजनाओं के तहत निःशुल्क बांटी जाती हैं, ऐसी दवाएं जो है वो कचरे में पड़ी हुई हैं और 2 दिनों से लगातार फेंकने का सिलसिला जारी है। और जिम्मेदार इस मामले पर कोई भी बयान देने से बच रहे हैं कि आखिर क्यों फेंकी जा रही, क्या वजह है, जबकि इस तरह की दवाएं जो है वो बांटने के लिए होती हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, इलाजरत लोग होते हैं, उन्हें बांटी जाती हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि 2 दिनों से लगातार इस तरह का सिलसिला देखने को मिल रहा है कि जीवन रक्षक जो दवाएं हैं वो कचरे में फेंकी जा रही है। और जाहिर सी बात है, किसी न किसी के हिस्से की दवाइयां होंगी जिनको मिल जानी चाहिए तो स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, लेकिन ये दवाइयां नहीं दी जाती हैं, उल्टा फेंक दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।